हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ जी बच्चों, जो आज का हमारा लेक्चर है इसका एम है कि अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा कि जो हमने पार्टिकल्स कंसिडर किए थे, एन पार्टिकल सिस्टम हमने माना था। पहले हमने 2 पार्टिकल कंसिडर किए, उनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया। फिर उस फॉर्मूले को हमने जैसे कि देखा कि वी कैन एक्सटेंड दिस फॉर्मूला टू n पार्टिकल्स, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम 2 3 5 6 n तक लेके जा सकते हैं। लेकिन दैट वाज अ डिस्क्रीट सिस्टम, ना। मतलब उसमें जो पार्टिकल्स थे वो थोड़ा दूर दूर पड़े होते हैं एक दूसरे से, उनमें डिस्टेंसेस होते हैं, आप अलग अलग करके उनको देख सकते हो। बट जो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है बच्चे, वो क्या होती है, उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है दैट इज वेरी वेरी लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वायर है या अगर हमारे पास एक शीट है, उस शीट को हम बोल सकते हैं कि इट इज द कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमारे पास सफियर है, उस सफियर को आप बोल सकते हो इट इज द कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम ये फाइंड करेंगे कि इस तरह की जो बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रोड है, उस रोड का हम सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे कि वो कहाँ पर है। सिमिलरली आज के इस लेक्चर में हम जो लास्ट टॉपिक करेंगे वो हम एक हेमिस्फीयर ले लेंगे, उस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे कि वो कहाँ पे लाई करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू वो कहाँ पे लाई करता है। तो ये हमारे आज के इस लेक्चर का एम रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब आप कह सकते हो कि एक रिजिड बॉडी को हम बोल सकते हैं। पार्टिकल्स आर एट फिक्स्ड डिस्टेंसेस इस केस में। तो एक रिजिड बॉडी अगर है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वैसे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास पड़े होते हैं और दूर से देखने पर हमें यही लगता है कि वो एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, लाइक दिस। एक होता है डिस्क्रीट सिस्टम, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रीट सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग अलग देखा जा सकता है, एक पार्टिकल कहीं पे पड़ा है और दूसरा कहीं दूर पड़ा है, तीसरा कहीं उससे दूर पड़ा है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम सेंटर ऑफ मास भी फाइंड कर सकते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता था, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, RCM इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। इसमें ये वेक्टर्स होते हैं ऊपर, Mn Rn वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू सारे मासेस हम ऐड कर देते हैं Mn। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उस इन सब पार्टिकल्स के कुछ मासेस हैं हमारे पास, M1 M2 M3 Mn, और इन सब के अपने अपने कुछ पोजीशन वेक्टर्स हैं। इसका R1 वेक्टर, ये वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें वेक्टर्स होते हैं Rn वेक्टर, R3 vector and so on, and you want to find the position vector of center of mass। मान लो यहाँ पर है center of mass, तो उसका position vector ये हो गया RCM, जो हमने इस फॉर्मूले से फाइंड किया था। कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास 3 तरह की मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। 3 टाइप्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी देयर, ठीक है, जिनको हम स्टडी करेंगे। तो 3 टाइप की मास डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी होगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, मासिव पार्टिकल्स, दे आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ छोटे छोटे मासिव पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, जैसे एक दूसरे के बिल्कुल पास पड़े हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने एक, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, एक थिन रोड बना दी, थिन रोड, ठीक है, और यू कैन से एक वायर बना दी, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, आर इज कॉल्ड लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही होगी, हम इस वायर को बेंड करके सर्कल बना सकते हैं। ये हो गई सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, ये भी लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में है क्योंकि एक लाइन है, एक कर्व है। Mass is distributed along a curve. Let me write completely. इस केस में mass is distributed on a circular
पाथ, ठीक है, पाथ कह लो, कर्व कह लो, कुछ भी कह लो। एलिप्स हो सकता है, एलिप्स आपने पढ़ा हुआ है, इस तरह की मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे वायर के फ्रेम्स हैं, ठीक है, ये ए साइड हो गई। तो सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना कि एक सिंपल वायर ही है ये। ओके, अब इस केस में बच्चों क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें ना ये जो थिकनेस होती है, इसमें थिकनेस होती है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे इस केस में भी जो इसकी मोटाई है तो एक 3D ऑब्जेक्ट, अगर इसको बिल्कुल पास से जाके देखोगे ना तो रिंग भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, बट थिकनेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ। तो सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट मी राइट हियर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। व्हेन द particles are distributed along a curve, ठीक है, this is called linear mass distribution, and in this case we have important parameter called linear mass डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी होती है इस केस में, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज लैम्डा। लैम्डा को डिफाइन करते हैं। हाँ जी, देखो, लैम्डा इज मास ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये होता है लैम्डा। और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? देखो, मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और लेंथ का हो गया मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर। अब फिर यहां पर दो केसेस हैं। एक तो केस है कि लैम्डा कांस्टेंट हो सकता है, लैम्डा में बी कांस्टेंट। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि इट इज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देखो नाम से पता चल रहा है कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह सेम इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब कहीं से हैवी या कहीं से हल्की ये रोड नहीं है, एक ही तरह की है, एक ही मेटल की बनी हुई है, एक ही मटेरियल की बनी हुई है। तो उस केस में लैम्डा कांस्टेंट होगा। और अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब अगर लैम्डा चेंज होगा, चेंज मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों ही केसेस में हम लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस डिफाइन इन बोथ ऑफ द केसेस। कैसे हमें इसको डिफाइन करना है, ध्यान से समझना। देखो, मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या इसका मतलब होता है। मान लो ये हमारे पास एक वायर है और ये वायर बनी हुई है आयरन की, ठीक है, एक ही मटेरियल है, आयरन की वायर बनी हुई है और इसकी थिकनेस भी सब जगह सेम है और इसका जो मटेरियल है वो भी सेम है। तो उस केस में अगर आप लैम्डा को डिफाइन करना चाहते हो, इसके लिए आप लैम्डा फाइंड करना चाहते हो लीनियर मास डेंसिटी, तो इसका टोटल मास ले लेंगे और टोटल लेंथ ले लेंगे, तो लैम्डा आ जाएगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर ये वायर अलग अलग मटेरियल्स की बनी हुई है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी वायर है कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं ये वायर हैवी होती जा रही है, मतलब यहां से ये लाइट है, लेट मी राइट हियर, इट इज लाइटर हियर, और यहां से इस एंड से ये हैवी है थोड़ी सी, ठीक है। तो उस केस में बच्चे लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, मतलब लैम्डा चेंज हो रहा है। तो फिर तब लैम्डा को कैसे डिफाइन करते हैं? तब हम इसकी ना स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, यहाँ पे dx ले लो, या तुम बोल दो dl, जैसे l लिया ना ऊपर, dl बोल दो, छोटी लेंथ। तो दिस इज द एलिमेंट्री लेंथ, ऐसे हम ले लेते हैं। जस्ट मैं डेफिनेशन बता रहा हूं और कुछ भी नहीं है, एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं। और उस छोटे से पार्ट का कुछ मास भी होगा, उसका मास है छोटा सा मास, एलिमेंट्री मास बोल देंगे उसको। एलिमेंट्री वर्ड स्टैंड्स फॉर स्मॉल, तो वो जो एलिमेंट्री मास है उसको हम dm ले लेते हैं, dm, और एलिमेंट्री लेंथ को ले लेते हैं dl। तब आप लैम्डा ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dl, चाहे dm बाई dl लिख लो, अगर आपने dx माना है तो dm बाई dx लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में ये लैम्डा की दूसरी डेफिनेशन है। कभी कभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब इन दोनों डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा, दोनों लैम्डास इक्वेट कर देते हैं हम क्वेश्चन में ना, तो ऐसे कर देते हैं dm बाई dx, स्मॉल एलिमेंट्री मास के लिए ऐसे लिखा और टोटल के लिए ऐसे लिखा। तो वहां से अगर हम dm फाइंड करना चाहें तो हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चंस में करेंगे अभी आज, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
ठीक है, इन दोनों को जस्ट हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों ही हमें लैम्डा दे रहे हैं। और ये कैसे इक्वेट होगा, ये इक्वेट होगा इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ही ऐसे आप इक्वेट कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा वो एडवांस की प्रॉब्लम है, अभी नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विच इज कॉल्ड लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। Now what is the second type? Second type is called surface mass distribution. Surface mass distribution. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये हमारे पास एक डिस्क है, इट इज ए डिस्क। तो इस डिस्क के ऊपर पूरा मास सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, 2D सरफेस। तो व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड over a 2D surface, 2 dimensional surface। वो सरफेस कैसा हो सकता है, जैसे आप कह लो कि स्क्वायर शीट हो सकती है। आप इनको इमेजिन करो, स्क्वायर शीट को इमेजिन करो अभी कैसी होती है, जैसे आपके पेपर की शीट होती है। वो एक डिस्क हो सकती है। डिस्क को इमेजिन करो जैसे कोई प्लेट है, जो डिस्क से बच्चे खेलते हैं, उसको घुमा के फेंकते हैं, या वो जो सॉन्ग्स वाली डिस्क होती है, ये वो चीज़ है। और इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ट्रायंगुलर लैमिना बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी शेप्स हैं ये सब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में एक पैरामीटर होता है सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा के दो फॉर्मूले, एक तो बनेगा टोटल मास बाय टोटल एरिया, पूरा लिखता हूं मास बाय एरिया, तो उसका यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला बनेगा। दूसरा सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा स्मॉल मास, एलिमेंट्री मास। यहां पर अगर हम ले लेंगे एलिमेंट्री मास ना, रिंग के केस में कैसे लिया जाता है, हम करेंगे जब प्रॉब्लम तो सेम ऐसे ही लेंगे। ऐसे सेंटर से हम एक और छोटी सी पतली सी रिंग बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम करेंगे प्रॉब्लम, आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम जब हम करेंगे ना, तो उसमें ये चीज ऐसे माना करेंगे। तो इस रिंग का एक छोटा सा एरिया, छोटा सा मास हमने dm मान लेना, अगर मान लो, ठीक है। तो वो एरिया, स्मॉल वाला एरिया हम यहाँ पे लिया करेंगे इस रिंग का। ये छोटी सी ग्रीन वाली जो रिंग, एलिमेंट्री रिंग मैंने यहाँ पे कंसिडर करी है, दिस इज एलिमेंट्री रिंग जो हमने यहाँ पे मानी है, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। वो एरिया हमें यहाँ लेना होता है dA, ठीक है। उसको मैं लिख देता हूं कि उसका एरिया है dA। तो dm by dA, दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी। यूनिट्स इसके भी वही होंगे, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन इक्वेट दीज टू सिग्मास फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मतलब क्या है फिजिकली, मैंने अभी आपको बताया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वो एक ही मटेरियल की बनी हुई है। डिस्क या शीट जो है, पेपर, वो एक सिंगल मटेरियल की बनी हुई है, उसमें अलग अलग मटेरियल्स कहीं से मोटी या पतली या हैवी या लाइट नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में यू कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। तो उसमें होगा मास बाय एरिया इज इक्वल टू dm बाय dA, ठीक है। तो वहां से हम अगर कभी कभी dm फाइंड करना चाहें तो वी कैन डू m by a into dA, ये इक्वेशन हमारे काम आ जाती है, ठीक है। ये हम करेंगे इसको यूज। तो लेकिन ध्यान रखना है कि सिग्मा को ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये कांस्टेंट होती है वैल्यू, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर सिग्मा इज कांस्टेंट। तो इसीलिए इक्वेट करते हैं, मतलब छोटे से एरिया के लिए भी वही सिग्मा है और बड़े एरिया के लिए भी वही सिग्मा है, इसीलिए इसको ऐसे इक्वेट करते हैं। अगर ये कांस्टेंट ना हो तो आप ऐसे इक्वेट नहीं कर पाओगे, फिर वो बन जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, तो ये हमारे पास दूसरा केस हो गया। तीसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास की, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो मास है बॉडी का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम। वॉल्यूम समझते हो, जैसे मान लो आपने एक बैलून के अंदर हवा भर दी, तो वो जो हवा है वो बैलून के पूरे वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास एक डिब्बा है, उस डिब्बे में आप शुगर भर रहे हो, तो वो जो शुगर है वो उस पूरे वॉल्यूम में, जो अंदर खाली स्पेस है, उस वहां पे भरी जा रही है, ठीक है। तो अगर मासिव पार्टिकल्स पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो सच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे लिख लेते हैं डेफिनेशन, व्हेन द पार्टिकल्स, जो हम n पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द
इन द, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, कोई एक बॉडी है उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जांपल के तौर पे सफियर ले लो। सफियर एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, 3D, ठीक है। सफियर के अंदर कुछ वॉल्यूम होता है, वहां पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे अंदर। सफियर समझते हो ना? सफियर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। सफियर मतलब वाटरमेलन आपने देखा होगा, ठीक है। तो वाटरमेलन एक सफियर होता है, उसके अंदर वो जो रेड वाला पार्ट है वो मास है सारा, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर। तो सफियर ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ये वाला। अब देखो ना पूरे वॉल्यूम में है। अब इसी सिलेंडर को आप 1D भी बोल सकते हो और ये 3D भी है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर ये मास पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब मान लो आपके पास इस तरह की एक रोड है। अब है तो ये भी सिलेंडर, इसको भी आप सिलेंडर ही बोलोगे, बट ये 2D या 3D में नहीं आएगा, ये 1D डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग सिलेंडर है। इस लॉन्ग सिलेंडर की ये जो थिकनेस है, जो डायमीटर है इसका, लेट अस सपोज स्मॉल d इसका डायमीटर है और l इसकी लेंथ है। इसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करती है कि d इज वेरी लेस एज कंपेयर टू l। जब ऐसा होगा ना तो फिर वो 1D डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। मैं कह रहा था कि इसको, ये भी सिलेंडर है बट दिस विल कम अंडर 1D डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ध्यान रखना, ये पूरी पहचान होनी चाहिए आपको। ये जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे तब आपके काम आएगी ये चीजें। लेकिन इसमें ये 3D हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर है d और इसकी जो लेंथ है इस केस में दे आर कंपेरेबल, ठीक है, एक दूसरे के। आप कह लो कि ज्यादा छोटा नहीं है डायमीटर, तो हम ऐसा बोलेंगे कि मास एक वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस केस में हमारे पास होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको आप सिंपली डेंसिटी बोलते हो। ये आपने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, आप सिंपली डेंसिटी भी बोल देते हो इसको। तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसके यूनिट्स हो जाएंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और दूसरा इसका जो फॉर्मूला है रो का, दैट इज dm/dv, ठीक है। ये है फॉर एलिमेंट्री वॉल्यूम। अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम ले लेंगे तो उसके लिए भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब रो अगर कांस्टेंट है, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर ये दोनों रोज आपस में बराबर है। वो क्यों? क्योंकि एक छोटा सा वॉल्यूम ले लोगे उसके लिए भी रो उतना ही है। मान लो यहाँ पर हमने सेंटर के पास एक छोटा सा सफियर और मान लिया, इस छोटे से सफियर की भी डेंसिटी उतनी है और पूरे बड़े सफियर की भी डेंसिटी उतनी है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी केस में, कि अगर ये दोनों की डेंसिटी, छोटे पार्ट की डेंसिटी और बड़े सफियर की डेंसिटी बराबर हैं, तभी बोलेंगे कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तब आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो यू कैन राइट dm/dv इज इक्वल टू m/v। तो वहां से अगेन यू कैन राइट द स्मॉल एलिमेंट्री मास लाइक दिस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हम इतना ही लिख लेते हैं फिर dm इज इक्वल टू रो dv। फिर रो का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, वो हम बाद की बात है, उसको बाद में देखेंगे कैसे करना है। तो ये 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ये वायर का फ्रेम है। एक एग्जांपल देखते हैं। वायर का फ्रेम है, दिस इज ए सॉलिड वायर फ्रेम, और ये साइड है इसकी x और ये साइड है y। ये लेंथ है हमें दी गई। हमें लैम्डा फाइंड करना है, इसका लैम्डा कितना है। टोटल मास इसका जो गिवन है दैट इज स्मॉल m, ठीक है। तो लैम्डा इज मास बाय लेंथ। ये फॉर्मूला होता है ना, लैम्डा को याद रखना, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास इसका मैं पूरे का बोल रहा हूँ कि m है, और लेंथ कितनी होगी, देखो x + x 2x, y + y 2y, तो 2x + 2y। इस तरह से लेंथ लेनी है इस केस में। नीचे एरिया नहीं लेना आपने। नीचे जब आपने लैम्डा फाइंड करना है तो ये नीचे लेंथ होनी चाहिए। यू कैन राइट इट एज m/2x + y, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, किलोग्राम, क्योंकि मास के यूनिट किलोग्राम, और नीचे एक लेंथ है, x और y को ऐड करके भी एक लेंथ ही आएगी, किलोग्राम पर मीटर। ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही एक और एग्जांपल, मान लो ये सर्कुलर रिंग है। इस सर्कुलर रिंग की रेडियस है r, और इस सर्कुलर रिंग का जो मास है, मास वो है लेट अस सपोज कैपिटल M, ठीक है। अब इस केस में लैम्डा फाइंड करें तो लैम्डा क्या होगा, मास बाय लेंथ। लेंथ इज 2πr। लेंथ का ध्यान रखना कि लेंथ कैसे निकालनी है, लेंथ सर्कमफ्रेंस से निकलेगी। तो लेट मी राइट हियर लेंथ ऑफ द रिंग। आप वहां से रिवाइज करोगे ना जब, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लेंथ ऑफ द रिंग लेना है, क्योंकि हमें लैम्डा डिफाइन करना है। लेंथ ऑफ द रिंग इज 2 पाई आर, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। ये हमारे पास ऐसे कोई वायर है, इसकी लेंथ हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की वायर है और इसका मास दिया गया है 5 ग्राम्स। यू हैव टू फाइंड लैम्डा। तो लैम्डा इज 5 ग्राम बाय 3 सेंटीमीटर, तो यू कैन राइट इट एज 5 बाय 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर भी इसी का यूनिट है, सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो ये भी लैम्डा हो गया। अब हर किसी केस में यहाँ पे लैम्डा देखो कांस्टेंट है बच्चों, तो इन हर सारे केसेस में मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जरूरत पड़ेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी अच्छे से समझ आएगा, सेंटर ऑफ मास तभी अच्छे से समझ आएगा जब ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी कि ये कैसे करनी है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। चलो आगे चलते हैं, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट मी राइट हियर एग्जांपल्स ऑफ सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो आपको दे दिया गया एक इस तरह से एक शीट दे दी गई, ठीक है, इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये है अभी शीट ऑफ पेपर। ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में। देखो देखने में दोनों डायग्राम एक जैसे लगेंगे, वायर का फ्रेम हो तब भी वैसे ही लगेगा, शीट ऑफ पेपर है तब भी वैसे ही लगेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ पे ऐसे 2-3 लाइंस लगाई जाए ताकि आपको पता चले कि मास जो है वो सरफेस पे है डिस्ट्रीब्यूटेड। बट नहीं भी अगर लगा हुआ, बट ये लिखा हुआ है शीट ऑफ पेपर, तो 2D ऑब्जेक्ट है। अब इस केस में हम लैम्डा नहीं फाइंड करेंगे, इस केस में हम सिग्मा डिफाइन करेंगे, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी। लेट अस सपोज इट्स मास इज 2m। अब इसका मास 2m है, m इज ए फैक्टर, सम फैक्टर 2 टाइम्स m। तो हम कैसे लिखेंगे सिग्मा 2m डिवाइड बाय एरिया। अब नीचे एरिया से डिवाइड करना है टोटल मास को, तो बन गया 2m। एरिया क्या होगा, ये एक शीट है ना, शीट की 2 साइड्स दी गई है, तो एरिया होगा a इंटू बी। एरिया में आपने 2a प्लस 2b नहीं लिखना, फिर वो लेंथ आ जाएगी, वो बन जाएगा पेरीमीटर, वो नहीं हमें लिखना, हमें लिखना है एरिया। ठीक है, तो a इंटू बी, a ये वाली साइड है, b ये वाली साइड है, तो एरिया वहां से आ जाएगा। इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही मान लो एक ये सर्कुलर डिस्क है, अब देखने में सेम वैसे ही लगेगा R, बट दिस इज ए डिस्क, इट इज नॉट ए रिंग, इट इज डिस्क हैविंग मास कैपिटल M। तो इस केस में अगर आपको सिग्मा डिफाइन करना है तो मास बाय एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको पता है कि जो डिस्क होती है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एक इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो होता है स्फेरिकल शेल का केस। स्फेरिकल शेल और एक सिलेंड्रिकल शेल, दोनों ही करेंगे। स्फेरिकल शेल क्या होती है, देखो स्फेरिकल शेल होती है होलो स्फीयर, है ये स्फीयर, इट इज ए स्फीयर बट इट इज होलो स्फीयर। होलो मतलब पता है, अंदर से खाली, बिल्कुल कुछ नहीं, एम्प्टी। मतलब मास जो है वो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ बाउंड्री पे, वो जो सरफेस होता है उसका वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जांपल के तौर पे होलो स्फीयर आपने आई होप देखा होगा, वो जो टेनिस की बॉल होती है उसके अंदर हवा भरी होती है, उसको आप प्रेस करते हो ना, अंदर हवा भरी होती है, सारा मास सरफेस पे होता है। या प्लास्टिक की जो बॉल होती है, वो प्लास्टिक की बॉल भी अंदर से खाली होती है, उसके अंदर हवा भरी होती है। ठीक है, तो उस तरह की बॉडी को होलो स्फीयर बोलते हैं। अब मान लो इसका भी जो मास है वो आपको दे दिया गया कैपिटल M, और इसकी जो रेडियस है वो आपको दे दी गई कैपिटल R। अब आपको यहाँ पे सिग्मा फाइंड करना है कि इसका सरफेस मास डेंसिटी कितनी है। तो आप क्या करोगे, मास अपॉन एरिया। अब इसमें मास कितना बच्चे, देखो मास मैंने बोल दिया M है, M। एरिया, एरिया कौन सा, होलो स्फीयर, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, तो लेट मी राइट हियर, इट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आई होप आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये होता है सरफेस एरिया। अब देखो इसके भी यूनिट्स क्या बनेंगे, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो, देखो ऊपर मास है ना और नीचे कुछ डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्फेरिकल शेल वाली एग्जांपल है। एक सिलेंडर वाली भी एग्जांपल करते हैं, होलो सिलेंडर की। अगर हम होलो सिलेंडर ले लें तो उसकी केस में देखते हैं कैसे हमें फाइंड करना है सिग्मा। मान लो ये सिलेंडर है,
यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, और ये भी सारा मास ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर से खाली है, ठीक है, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। होलो का मतलब हो गया एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, एम्प्टी क्या हो गया, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो उस केस में बच्चे अगर हमें सिग्मा फाइंड करना है तो वी विल डू मास अपॉन सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया कितना होता है, देखो ये सरफेस एरिया डिस्क का बनेगा, यहाँ पर एक एरिया और डिस्क का बनेगा, दो तो डिस्क के एरियाज हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो वो हो गया, अगर आर इसकी रेडियस है, लेट अस सपोज आर ऐसी रेडियस है उसकी, तो 2 पाई आर स्क्वायर इन दोनों को ऐड करके हो गया, प्लस ये वाला एरिया चाहिए मुझे, है ना। वो कैसे निकलता है, दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर इनटू एच। आई होप आपको पता है पाई आर स्क्वायर ये रिंग का एरिया, नहीं गलत हो गया, ये ऊपर वाला सरफेस एरिया चाहिए, वो हमें दिया जाता है अगर एच इसकी हाइट है या लेंथ इसकी एल ले लेते हैं, एच हाइट ले लो, और ये है सरकमफ्रेंस, तो वो निकलता है 2 पाई आर एच से, उसमें 2 पाई आर एच ऐड होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये नीचे फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो नीचे वाला सरफेस एरिया ही है सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का, वॉल्यूम नहीं है कहीं पर भी। आप देखो आर का स्क्वायर तो एरिया ही होगा ना, आर की पावर 2, डिस्टेंस की पावर 2 इज एरिया, ए इंटू बी मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यूनिट्स देखो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट देखो आर स्क्वायर और आर इंटू एच, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ मीटर स्क्वायर। ऐसे आप चेक कर सकते हो कि नीचे जो फैक्टर लिखा है हमने, क्या वो एरिया ही लिखा है, कहीं पे गलती से वॉल्यूम तो नहीं लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख दूं गलती से तो वो गलत हो जाएगा, फिर वो वॉल्यूम मास डेंसिटी बनेगी, ठीक है। उसकी भी एग्जांपल्स देखते हैं एक दो, ये डिटेल में समझना पड़ेगा आपको, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। एक एग्जांपल करते हैं, अगर आपको करनी है एग्जांपल्स ऑफ वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कैसे हो जाएंगी। एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक सफियर ही ले लो। अब ये एक सॉलिड सफियर बोल लेंगे इसको। सॉलिड सफियर का मतलब है अंदर से पूरा भरा हुआ है, ये पूरा मास ही मास है, ठीक है। इसका मास अगर आप m ले लो और लेट अस सपोज इसकी रेडियस r है, तो फिर इसका वॉल्यूम लिखना होगा। सफियर का वॉल्यूम क्या होता है, सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस केस में रो आ जाएगा m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ जो मास है वो पूरे उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिलेंडर के केस में देखो ये भी 3D ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सारा मास यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे सारी जगह, ठीक है। अभी हमें इसका वॉल्यूम लेना है, तो लेट अस सपोज इट्स मास इज m, नाउ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, अगर r इसकी रेडियस है, h इसकी हाइट है, तो इसका वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाला एरिया इनटू ये हाइट h, एरिया इनटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है ना। एरिया ये बन गया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h, तो यहाँ पे रो हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर h, यूनिट्स वही बनेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लास्ट एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है या एक क्यूब ले लेते हैं, साइड बराबर ले लेते हैं, ऐसा डब्बा है, अलग अलग शेप्स पढ़ रहे हैं अभी हम, और कुछ नहीं कर रहे आज, ठीक है। ऐसा एक डब्बा है आपके पास, इसके अंदर भी मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर इसके, ठीक है। इसकी साइड A है, तीनों साइड्स A हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, इसका वॉल्यूम हो गया A क्यूब। देखो हर जगह देखो पावर 3 बनेगी, लेंथ की पावर 3 बनेगी नीचे, और मास इसका स्मॉल m ले लेते हैं, तो इस केस में रो बन जाएगा m/a क्यूब, ठीक है। और हर किसी केस में आप इस फैक्टर को इक्वेट कर सकते हो dm/dv, ठीक है, हर किसी केस में आप कर सकते हो, वो फिर हमारे काम आ जाती है इक्वेशन टू फाइंड द स्मॉल एलिमेंट्री मास dm। नाउ फॉर ए डिस्क्रीट सिस्टम, ये जो हमने डिस्क्रीट सिस्टम माना था, इस तरह से जब पार्टिकल्स काफी दूरी पर हैं एक दूसरे से, अलग अलग यू कैन सी द पार्टिकल्स, इन दैट केस यू नो दैट कि भाई हमें क्या करना होता है कि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, हम जब सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहते हैं, दिस इज ओरिजिन, तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम इन सबके पोजीशन वेक्टर्स देखते हैं r1 m1, सिमिलरली सेकंड पार्टिकल, थर्ड, सबके लिए एक और बना देते हैं r2 m2। इस तरह से हम सबके पोजीशन वेक्टर और मासेस लेते थे ना, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता था rcm समेशन mi ri वेक्टर
अपॉन समेशन एम आई। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है बच्चों। ओके, नाउ व्हाट इज एम आई हियर? इफ वी टॉक अबाउट एम आई, तो व्हाट इज एम आई? एम आई इज द स्मॉल एलिमेंट्री मास। मतलब इतने सारे सिस्टम में से एक पार्टिकल का मास है ना, तो यू कैन थॉट इट एज ए स्मॉल एलिमेंट्री मास। एलिमेंट्री मास है ना, तो ये वो छोटा सा मास है, क्योंकि हम बेसिकली अलग अलग पार्टिकल्स का मास इसमें ऐड करते हैं ना, तो एम आई इज द स्मॉल मास। उन सारे एम आईज को जोड़ के छोटे छोटे एलिमेंट्री मासेस का सम करके वी गेट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में ये सारे पार्टिकल्स हैं। इसी चीज को अभी हमने कॉन्टिन्यूस के लिए लिखना है। तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सिस्टम में हमारे पास इस तरह के पार्टिकल्स होने की बजाय इस तरह की कोई बॉडी होती है। 3D में हो सकती है, 2D में हो सकती है, 1D भी हो सकती है, किसी भी तरह की एक बॉडी होती है। उस बॉडी के अंदर हम ये MI की जगह एक छोटा सा मास कंसिडर करेंगे, ऐसे स्मॉल मास। 1D 2D 3D कोई भी हो सकता है, बट उसको हम DM बोलेंगे, DM। और इस छोटे से मास का पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम ओरिजिन। जैसे हम वहां पर अलग अलग पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स लिखते थे ना, RI, R1, R2, R3, हर किसी का अलग अलग। ऐसे हमने एक ही माना सिर्फ, और उसका पोजीशन वेक्टर हमने लिख लेना यहाँ पे। उसका पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो गया, रुको, हाँ, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री मास DM कहीं पे कंसिडर किया, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हमने मानना है, खुद से मानना है। देखो जब हम रोड वाली एग्जांपल अभी करेंगे तो यू विल सी कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ऐसे रोड होगी, एक 1D ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे हम ओरिजिन मानेंगे, और हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से किसी दूरी पर, x दूरी पर, हम स्मॉल एलिमेंट्री मास DM कंसिडर करेंगे। ये मैं रोड के विद रिस्पेक्ट टू सेम चीज आपको बता रहा हूँ। ये हम जनरली जब डिफाइन करते हैं तो इस डायग्राम से बताते हैं, अदरवाइज ये चीज हमें करनी है। तो इस तरह से हमने ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर माना, x वेक्टर जैसे यहाँ माना, वहां मैंने r वेक्टर मान लिया, और DM वहां पे छोटा सा मास है। तो अब इस फॉर्मूले को देखो कैसे चेंज करेंगे। क्या होता है कि डिस्क्रीट सिस्टम में पार्टिकल्स दूरी पर होते हैं तो हम इन सबको ऐड करते हैं, और कॉन्टिन्यूस सिस्टम में जो समेशन होती है ना, दैट चेंजेस टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब भी जोड़ना होता है, समेशन का मतलब भी जोड़ना होता है। बट समेशन में जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, या पार्टिकल्स की कुछ इस तरह की वैल्यूज होती हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन में हमारे पास एक फंक्शन होता है, x का फंक्शन, y का फंक्शन, z का फंक्शन, r का फंक्शन। उन फंक्शंस को इंटीग्रेट करके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पर जब आप एक DM से दूसरे DM पे जाओगे, क्योंकि हमें तो बेसिकली इसको पूरे सारे DMs को इंटीग्रेट करना है। जैसे यहाँ हम सारे मासेस को ऐड कर रहे थे, यहाँ हमें सारे छोटे छोटे DM मासेस जो हैं उनको इंटीग्रेट करना है, तो उन सबके वैल्यूज लेनी है। तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा और किसी और DM का डिफरेंट होगा, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म। ठीक है, अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इस केस में हम ऐसे करेंगे, लेट DM इज स्मॉल एलिमेंट्री मास तो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का स्मॉल एलिमेंट्री मास आ गया। R वेक्टर इज इट्स पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, देयरफॉर RCM विल बिकम, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, MI की जगह DM, RI उसी MI का पोजीशन वेक्टर था ना, तो अभी DM का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, अपॉन नीचे भी समेशन की जगह इंटीग्रेशन, MI की जगह DM। तो दिस इज द रिलेशन फॉर ए कॉन्टिन्यूस बॉडी। इसको देख के घबराना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये सारे DM को जब आप ऐड कर दोगे तो टोटल मास बनेगा 1/m, लिख लेते हैं इसको, और यहाँ R वेक्टर आगे लिख लेते हैं, DM पीछे लिख लेते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द गिवन बॉडी, जैसे हम रोड के लिए भी करेंगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कॉन्टिन्यूस बॉडी। बेसिकली इस एंड से लेके इस एंड तक हमें उन सारे छोटे छोटे मासेस के पोजीशन वेक्टर्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जब आप ऐसे कर पाओगे, ऐसे सॉल्व कर लोगे इसको, तो यू विल गेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, आगे चलते हैं। जब आपके पास एक बार ये RCM आ जाएगा,
तो उसके फिर 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं या 1 कोऑर्डिनेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट इज 1D 2D और 3D। अगर 3D ऑब्जेक्ट हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी 3D में लाई करेगा, तो देयर विल बी 3 कोऑर्डिनेट्स x y z। इन दैट केस दिस RCM विल बी लाइक दिस, xi कैप प्लस yj कैप, क्योंकि आपको उसकी लोकेशन ही तो फाइंड करनी है ना, zk कैप, तब RCM ऐसा होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर 3D ऑब्जेक्ट है। बट अगर ऑब्जेक्ट 2D है तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर 1D है तो उसमें एक सिंगल कोऑर्डिनेट ही होगा। तो मतलब अगर आपके पास है ही ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल, तो हम इस फॉर्मूले को ना सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि फिर हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, y की तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास z की तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ x की तरफ ही कहीं पे होगा। ये उस केस में होगा जब ऑब्जेक्ट आपके पास 1D है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला एक लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस केस में क्या होगा कि XCM जो होगा, यू कैन राइट 1/m इंटीग्रेशन ऑफ XDM। इसका मतलब है कि अभी x जो है, x वो बेसिकली इस dm का x कोऑर्डिनेट है। सिंपली अगर आप इस सिंगल इक्वेशन को भी सॉल्व कर दोगे इस 1D रोड के लिए, तो यू विल गेट आंसर। अगर 2D है तो यू हैव टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट आल्सो। तो आप अलग अलग कर सकते हो इन वेक्टर्स को ना, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला YDM, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट, अगर 3D भी है तो आप तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिलेशन लिखी जाती है। चलिए तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल रोड वाली हम करते हैं पहले, सबसे इजी एग्जाम्पल, फिर हम आगे चलेंगे। कुछ बॉडीज के हम सेंटर ऑफ मास ड्राइव करेंगे और कुछ बॉडीज के सेंटर ऑफ मास आपको डायरेक्टली याद करवा दिए जाएंगे कि यहाँ लाई करते हैं। जैसे सिमेट्रिकल बॉडीज के सेंटर ऑफ मास तो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करते हैं, ठीक है। अब करते हैं, लेट अस डू वन एग्जांपल। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए rigid road having uniform mass distribution, ठीक है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की एक हमारे पास रिजिड रोड है, हमें उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो बच्चों ये चीज तो पहले ही क्लियर है कि जैसे मैंने बोला कि 1D ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना होगा। ये रोड है ना, अगर ऐसे पड़ी है, मान लो ये आपके पास x एक्सिस है, इसके एक्सिस के अराउंड, और यहाँ पे ओरिजिन है और ये y एक्सिस है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर आप रोड को ऐसे रख दे वर्टिकल डायरेक्शन में लाइक दिस, और इधर आप y एक्सिस मान लें और इधर आप x एक्सिस मान लें, तब सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में लाई करेगा y एक्सिस पे। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि रोड पड़ी कैसी हुई है। बट विद रिस्पेक्ट टू रोड द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट द मिड पॉइंट ऑफ रोड। मिड पॉइंट पे क्यों होगा? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। तो इस सिलेंडर का बेसिकली सिलेंड्रिकल रोड है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है दैट इज द सेंटर ऑफ मास। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर इस रोड की लेंथ L है, टोटल लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन L/2 है फ्रॉम ओरिजिन। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। पता है वैसे हमें, क्योंकि सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हमें ऑलरेडी पता है, बट वी हैव टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। दूसरी चीज एक और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पर, इस लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसकी थिकनेस होती है ना, किसी भी बॉडी की जो थिकनेस है वो बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। अब देखो अगर मैं इस सेम रोड को ऐसे बना दूं तो ये फिर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगी, अब ये वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, ये सिलेंडर बन गया। लेकिन अगर इसको हम पतला कर दे बहुत ज्यादा, देन यू कैन कंसीडर इट एज ए रोड, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि थिकनेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। चलिए तो अब कैसे करेंगे, डेरिवेशन में तो आपने सिर्फ इतना ही करना है कि लेट L इज टोटल लेंथ, ये हमें ऑलरेडी पता है, कैपिटल M इज टोटल मास, ठीक है जी। देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, दैट इज टोटल मास बाय टोटल
टोटल लेंथ, है ना, और ये कांस्टेंट होगा। नाउ वी विल कंसिडर एन एलिमेंट्री मास, वही जो dm हमने माना है ना वो अभी कंसिडर करने वाले हैं, एट डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन है हमारा, वहां से डिस्टेंस x कहीं पे ले लिया, ये मान लो x ले लिया आपने, उसके आगे छोटा सा हमने ये वाला मास dm कंसिडर करना है, ठीक है। और उसकी विड्थ जो है ऑफ विड्थ, एलिमेंट्री मास यहाँ dm लिख देते हैं ना, एट डिस्टेंस x फ्रॉम o, हैविंग विड्थ, हैविंग लेंथ या विड्थ dx, ठीक है, dx उसकी लेंथ या विड्थ है। देन यू कैन ऑलवेज राइट लैम्डा इज इक्वल टू dm बाय dx। ये दोनों ही सेम इक्वेशंस हैं, लैम्डा ही दे रही हैं, देयरफॉर dm हमारे पास आ जाएगा, dm बाय dx लिख लिया और दूसरी तरफ से m बाय l लिख लिया, तो वी नीड dm, स्मॉल एलिमेंट्री मास हमें चाहिए था, वो आ गया हमारे पास m बाय l dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये सबसे पहले काम करना है कि हम dm निकाल लें कि dm कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्री मास आ गया। अब हमारे पास वो रिलेशन है, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो शिफ्ट ही x कोऑर्डिनेट के अलोंग करेगा। तो x कोऑर्डिनेट इज 1 बाय m। अभी देखो जो फॉर्मूला लिखा था, इंटीग्रेशन x dm, है ना, ये वाला जो x है छोटा वाला, ये उस एलिमेंट्री मास का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, मैंने बताया अभी आपको, और dm इज द स्मॉल एलिमेंट्री मास, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू l, जो इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं, यहां से लेके यहां तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, 1 बाय m 0 टू l, x ऐसे ही रहेगा, dm ये रहा हमारे पास, m बाय l dx, ठीक है। अब m से m कट गया और 1 बाय l कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना, इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है ना आपको सिर्फ x dx की, तो दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 टू l, हो गया सॉल्व। तो ये आ गया, 1 बाय l इंटू l स्क्वायर बाय 2, तो ये वाला l इस l से कट गया एंड आंसर इज l बाय 2। मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है x कोऑर्डिनेट उसका l बाय 2 आ गया। इसको आप ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप आई कैप लगा दो यहां, तो दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया कि किस तरह से हमने इसको ड्राइव करना है। माइक ऑन करो जरा, 2-3 मिनट बात करो मेरे साथ। क्लियर हुआ कि हम कैसे फाइंड कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास? ये इतना सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में सारे स्टेप्स क्या हैं कि हमें यहाँ पर dm पुट करना है। dm कैसे निकला करेगा? dm देखो अलग अलग तरीके से निकलेगा। रोड के केस में स्मॉल एलिमेंट्री मास dm इज लैम्डा टाइम्स dx। लैम्डा मतलब क्या है? टोटल मास बाय टोटल लेंथ dx, ठीक है। अगर एरिया होता तो dm इज सिग्मा इंटू डी ए, है ना। ये को वही डेफिनेशन आ रहा है, क्योंकि सिग्मा इज dm बाई डी ए, तो यहाँ पर dm इज सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल एरिया इंटू डी ए। इसकी भी एग्जांपल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम और चीजों में यूज कर सकते हैं। जो अभी हमने फाइंड किया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो l/2 पे होता है। अलग अलग शेप्स हम सॉल्व कर सकते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये मेटल का ये लेटर दे दिया गया, दिस इज ए मेटल स्ट्रिप। मेटल का ये लेटर बना हुआ है, ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप है ये। कोई आयरन ले लो आप, आयरन स्ट्रिप। स्ट्रिप 2D में होती है, बट ये जो बहुत पतली है, ये इसकी थिकनेस बहुत छोटी है। एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म रोड है ये, ठीक है। चलिए, तो हमें अब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। यहां पर हम क्या तरीका यूज करते हैं? देखो, अगर इसकी लेंथ ऊपर वाले की L है तो इस पॉइंट से मिड पॉइंट पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। मतलब इस पूरी रोड का पहले सेंटर ऑफ मास लिख लेंगे, वो यहां आएगा, इसको C1 बोल देंगे, C1। और नीचे वाली रोड मान लो ये भी L है, चलो एग्जांपल के तौर पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस मिड पॉइंट पे आ जाएगा, C2। मान लो ऊपर वाली रोड का मास है M1, नीचे वाली रोड का मास है M2। मान लो ये दोनों इनके मासेस हैं, तो उस केस में पहले सेम मासेस ले लेते हैं, इजी वाला काम करते हैं। मान लो ये दोनों मासेस इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो बॉडी है, यू कैन रिप्लेस इट विद 2 पार्टिकल्स नाउ।
एक ये m मास पड़ा हुआ है और एक उससे नीचे, ये यहाँ पे कितनी दूरी होनी चाहिए, L/2, क्योंकि हमें पता है कि L/2 पे होता है और इधर से ये L/2 है, तो एक मास ये आ गया और उसके नीचे L/2 दूरी पर दूसरा मास आ जाएगा, ये भी m है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, इनके मिड पॉइंट पे जो ये लाइन ज्वाइनिंग है ना वहां पे लाई करेगा। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है फाइनल जो होगी। ये हमने कैसे किया, ये हमने एक्चुअली एक कॉन्टिन्यूस बॉडी को एक पॉइंट मास के साथ रिप्लेस कर दिया। तो वो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट का cm यहाँ पे कहीं पे होगा। अच्छा, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल मास के बराबर, जितना इसका मास था वो यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया, जितना इसका मास है वो यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया, इन दोनों का यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया। मतलब अगर इसका मास पूछा जाए कितना है तो वो 2m है। अब अगर डेफिनेशन लगा दे सेंटर ऑफ मास की, मतलब इस पे अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब यहाँ पे लगा दो फोर्स तो ये पूरी का पूरा टी लेटर घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में इस तरह जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर मान लो इस तरह का एच लेटर है, इजी चीजें बस मैं बता रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये फर्स्ट बॉडी इसका इसके मिड पॉइंट पे, ये सेकंड बॉडी इसका इसके मिड पॉइंट पे, ये थर्ड बॉडी इसका इसके मिड पॉइंट पे, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये लाइन ज्वाइनिंग होगी, एक तो मास पहले मिड पॉइंट पे है एंड दिस इज नाउ द लाइन ज्वाइनिंग, तो इन दोनों का भी जो मास होगा वो इसी मिड पॉइंट पे आएगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो वैसे भी पता चलता है सिमेट्री से भी, अगर आप सोचे कि इस केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, उसका मास कितना होगा, अगर ये मास m है, ये भी m है, ये भी m है, तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगा, मास ऑफ COM इज 3m, बिकॉज वी कंसिडर कि होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग हियर, है ना, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास C। ऐसे ही अगर आप ट्रायंगुलर लेमिना ले लें तो इसका भी सेंटर ऑफ मास सेम मेथड से फाइंड किया जा सकता है। कैसे, मान लो ये ट्रायंगुलर लेमिना है, लेमिना समझते हो ना, लेमिना मतलब शीट है, ट्रायंगुलर शीट लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमें इसका भी सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो यहाँ हम क्या हिंट एंड ट्रायल मेथड, हिंट एंड ट्रायल नहीं है वैसे, इसमें हम क्या एनालॉजी यूज करते हैं कि हम ना इस ट्रायंगुलर लेमिना को ऐसे पतली पतली रोड्स में काट लेंगे। ऐसे इमेजिन, काटना नहीं है, इमेजिन करना है कि ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स का बना हुआ है, ऐसे छोटी छोटी पतली पतली एलिमेंट्री रोड्स का बना हुआ है ये वाला लेमिना, लाइक दिस। ऐसे हमने इमेजिन करना है इसको, लाइक दिस। ठीक है जी। अब ये छोटी छोटी जो रोड्स हैं, इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, पहली वाली रोड का इसके मिड पॉइंट पे होगा, दूसरी वाली रोड का उसके मिड पॉइंट पे होगा, तीसरी वाली का उसका मिड पॉइंट, नेक्स्ट का उसका मिड पॉइंट, ये सारे मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर वो एक लाइन हमें मिल जाएगी, उस लाइन पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अभी लाइन पता चली है क्योंकि हमने इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन पर, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन, जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो मतलब ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास मीडियन पे लाई करेगा। अब अगर इस मीडियन पे लाई कर सकता है तो हम दूसरे मीडियन पे भी लाई करेगा। अगर हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे इमेजिन कर लें कि पतली पतली रोड्स का मिलकर बना हुआ है, लाइक दिस, रोड ही माननी है, वो बनने में पता नहीं कैसा बन जाए, बट आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो एक मीडियन इधर से बनेगा, फिर ऐसे उस मीडियन पे भी लाई करेगा। ऐसे ही जो तीसरा वाला मीडियन है वो इधर से बन जाएगा हमारे पास, ये वाला, उस पे भी लाई करेगा। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट मिल जाएगा ना, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। कहां हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो इस तरह से हम ना आर्गुमेंट्स देके इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया आपको कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। अब इसका तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है, इसका नहीं पता, तो वहां थोड़ा आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे कि इसका यहाँ लाई कर रहा है, इसका इसके मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, और यहां से ऐसे पता चला। Let us find the center of mass of a hemisphere of radius capital R उसकी रेडियस है, and mass m, उसका मास कैपिटल m है। ठीक है,
हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। हाँ जी बच्चों, तो क्या है हमारे पास, इस तरह से एक हेमिस्फीयर है, यू कैन सी, ये उसका बेस है और ये कर्वेचर है, ठीक है, हेमिस्फीयर। यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन से इस तरफ हम एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, ओरिजिन से ऊपर की तरफ हम वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे, ठीक है बच्चों। हमें इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वाई एक्सिस के अबाउट इस हेमिस्फीयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ सिमेट्रिकल है बॉडी की जो पार्ट्स है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो इस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे कहीं पे शिफ्ट नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, सीधी सी बात है। जब भी आप ऐसा कर पाओ तो उस एक्सिस पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको वाई के अबाउट डिवाइड कर लिया ना, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा। हमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, ठीक है, अपने आप आ जाएगा, देखना वाई कोऑर्डिनेट अपने आप आ। कैसे करना है, देखो बच्चे, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो स्फीयर है ना, ये छोटी छोटी डिस्क का मिलके बना हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर एक डिस्क कंसीडर करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह की एक डिस्क, इसकी कुछ थिकनेस है लाइक दिस, ठीक है, ये इसकी थिकनेस हो गई। ये रिंग नहीं है, पूरी डिस्क है। ऊपर मैं दूसरे से शेड करता हूँ, एक ये डिस्क मैंने मान ली, ऐसे नीचे एक थोड़ी बड़ी डिस्क होगी और नीचे थोड़ी और बड़ी डिस्क होगी, उससे नीचे और बड़ी डिस्क होगी, ऊपर चलते जाओगे तो डिस्क छोटी होती जाएगी। ये छोटी छोटी डिस्क जो है या सर्कुलर प्लेट्स हैं, इनको अगर हम मिला दे, जोड़ दे, तो हमारे पास हेमिस्फीयर बन जाएगा। नंबर 2, ये बॉडी असिमेट्रिकल बॉडी है। अगर मैं कंप्लीट स्फीयर ले लूं तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा, बट क्योंकि नीचे वाला हिस्सा हमने उड़ा दिया है, इसलिए सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ऊपर इसलिए शिफ्ट करेगा क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हैवी है, नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, वो हमें फाइंड करना है। इसको करने के लिए जो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, वो होता है कि हमें एक एलिमेंट्री मास कंसिडर करना है, जिनको मिला के छोटे छोटे एलिमेंट्री मासेस को जोड़ के ये पूरा स्फीयर बन जाए, ठीक है। तो स्टेप 1 इज टू चूज एलिमेंट्री मास डीएम, ठीक है, जिनको मिला के हमारे पास एलिमेंट्री मास डीएम, जिनको मिला के हमारे पास पूरा का पूरा हेमिस्फीयर आ जाए। तो वो एलिमेंट्री मास डीएम एक सर्कुलर डिस्क के केस में के फॉर्म में हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो लेट डीएम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क एज शोन। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें मानते हैं। इसकी जो थिकनेस है ये वाली, उसको मानते हैं dy, ठीक है जी, dy इसकी थिकनेस आ गई। इसकी जो ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसका, ये सेंटर का जो डिस्टेंस है, उसको y मान लेते हैं, दिस इज y। और इसकी जो अपनी रेडियस है, क्योंकि इसकी कुछ अपनी रेडियस भी होगी ना, ये वाली, ये, उसको x मान लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने क्यों माना है, ये इस डिस्क के कुछ पैरामीटर्स हैं, जब मैंने dm फाइंड करना है मेरे काम आएंगे। तो वो हमने मान लिया dm स्मॉल एलिमेंट्री मास, हाँ जी, तो वो मेरे काम आएंगे। ओके, नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर लाइज ऑन y एक्सिस पे लाई करेगा, इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब इधर शिफ्टिंग नहीं होगी, दोनों तरफ बॉडी सिमेट्रिकल है ना, तो x के अलोंग देयर विल बी नो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का 1/m टोटल मास, है ना, इंटीग्रेशन y dm। ये आपको याद होगा, मैं बताता हूं फिर से। जैसे हमने रोड के केस में माना था, यहाँ पे dm माना था ना, कहीं पे उसका डिस्टेंस x माना था, तो वहां पे हमने फॉर्मूला लिखा था सेंटर ऑफ मास का rcm का 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, ये उस एलिमेंट्री मास का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या ओरिजिन जहां आपने माना है वहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं मानेंगे अभी। और dm जो होता है वो स्मॉल एलिमेंट्री मास होता है, वही सेम चीज है बस। मतलब यहाँ पर dm पुट कर दूं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूं, आई विल गेट आंसर, बस हो गया काम। dm फाइंड करना है, ठीक है। देखो, एलिमेंट्री मास, मास इज व्हाट, मास इज वॉल्यूम
ऑफ डिस्क इनटू डेंसिटी, ठीक है, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ डिस्क इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्क? इस डिस्क का वॉल्यूम बताना है। ये एक सर्कुलर डिस्क है, सिलेंडर मान लो आप इसको, ठीक है। देखो बच्चों, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना आपको, तो ये जो ऊपर शीट का एरिया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट के साथ। तो इसका एरिया कितना है? इस डिस्क का एरिया है पाई एक्स स्क्वायर। हाइट कितनी है इसकी? छोटी सी डिस्क को देखो सिर्फ, इसकी जो हाइट है दैट इज डी वाई। तो फिर इसका वॉल्यूम कितना हो गया? दैट इज एरिया इनटू हाइट, दिस इज वॉल्यूम। उसको यहाँ पुट कर दो, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई इंटू डेंसिटी विच इज रो। तो रो हमने डेंसिटी मान ली। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट इन 1, YCM आ गया हमारे पास 1/m इंटीग्रेशन y तो ऐसे ही रहेगा, dm की जगह ये सारा फैक्टर, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई रो। तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है बच्चों कि हम इस इंटीग्रेशन को लिखें। क्या क्या लिखना है इस इंटीग्रेशन में? ये बेसिक फॉर्मूला है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रोड वाला फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले में स्मॉल एलिमेंट्री मास dm हमें फाइंड करना होता है, वो हमने फाइंड कर लिया। और y जो होता है वो ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन। किसका डिस्टेंस होता है? जो आपने एलिमेंट्री मास कंसीडर किया है उसका डिस्टेंस। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा इसमें कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। इंटीग्रेशन में एक सिंगल वेरिएबल ही हो सकता है, दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते। देखो y वेरिएबल है, कैसे पता चलेगा y वेरिएबल है? जब आप छोटी छोटी डिस्क को जोड़ोगे, नीचे एक और ऊपर जाओगे y चेंज होगा। ऐसे y वेरी करेगा 0 से लेके कैपिटल R तक, कैपिटल R उसकी रेडियस है। x भी वेरिएबल है, देखो, हाँ, बड़ी डिस्क लोगे नीचे तो x बड़ा बनेगा, ऊपर छोटी सी डिस्क लोगे तो x छोटा बनेगा। x भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, dy भी वेरिएबल है। तो देखो दो डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं। अभी हमें x को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ पुट करना है, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। नाउ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ये देखो यहाँ से x फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ y, मैं तो कर सकता हूँ, बहुत आसान है। देखो ये y है, ये x है, और यहाँ पर ये जो है हाइपोटेन्यूज, ये रेडियस है, ठीक है जी। अब x हो गया बेस, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ये y। r अगर मैं लिखूं r स्क्वायर तो दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस लगा दी मैंने। यहाँ से अगर आपको x स्क्वायर फाइंड करना है, x स्क्वायर इज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ आपको x स्क्वायर तो चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, वो पुट कर देना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगी। लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट, यहीं पे कर देता हूं पहले एक बार। तो YCM बन जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y एज इट इज लिखा, पाई लिखा एज इट इज, x स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy इंटू रो। तो ये इंटीग्रेशन है जो अब सॉल्व करनी बहुत ही आसान है, देखने में टफ लग रही है लेकिन बहुत आसान है। देखो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, आसान हो गया अब तो। देखो 1/m, पाई भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशंस दो बन जाएंगी। ये r स्क्वायर y स्क्वायर चल रहा है ना, y को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बन गया r स्क्वायर y, रो बाहर लिख लेते हैं, रो, ठीक है, वो नहीं लिखने की, रो बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया। r स्क्वायर y dy पहली इंटीग्रेशन माइनस दूसरी इंटीग्रेशन में y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा विच इज y क्यूब इंटू dy। बाकी सब कुछ तो बाहर ही है, बस ये दो इंटीग्रेशंस बन गई है। एक बन गया r स्क्वायर इंटू y, r स्क्वायर यहां से तो बाहर आ जाएगा, ओवरऑल बाहर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि r स्क्वायर सिर्फ एक टर्म में लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी इंटीग्रेशन यहाँ इससे मल्टीप्लाई करके y क्यूब dy। बाकी दो चीजें जो हैं वो तो मैं कॉमन ले गया। लिमिट्स 0 टू r, इसकी भी लिमिट 0 टू r। पाई रो m, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, इसको सॉल्व करेंगे। r स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया, कांस्टेंट है। y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 टू r, माइनस y क्यूब की इंटीग्रेशन y की पावर, y क्यूब की इंटीग्रेशन y की पावर 4/4, वो पता है n+1 अपॉन n+1, वो लग रहा है 0 टू r। बस हो गया सॉल्व। अब जहां जहां y है वहां r पुट कर दो।
अब जहां जहां y है वहां वहां r पुट कर देंगे, तो पाई रो बाय m एज इट इज, यहाँ बन गया r की 4 हो जाएगा, r की पावर 4/2 माइनस यहाँ पर हमारे पास r की पावर 4/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ बन गया पाई रो बाय m, r की पावर 4 कॉमन, 1/2 माइनस 1/4। हाँ जी, तो यहाँ पे 4 LCM आ गया, तो यहाँ आ गया 2 माइनस 1, तो ये बन गया पाई रो r क्यूब बाय 4m। अब यहाँ पे आपने m को पुट करना है 2/3 पाई r क्यूब इंटू रो। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मास पुट करना। m is 2/3 पाई r क्यूब रो। हो गया सॉल्व। ये r बचा, 3 ऊपर चला गया, पाई से पाई कट गया, आंसर आ गया 3/8 इंटू r। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, ठीक है जी, और x कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो दिस इज द आंसर।